हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। तो दोस्तों, ठोस अवस्था लेसन का आज नया पार्ट शुरू हो रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। आप जिस रूम में बैठे हैं उसी रूम को आज क्लास स्टार्ट करने से पहले अच्छे से देख लें। इसका फर्श देख लें, इसकी दीवारें देख लें, इसके कोने देख लें, सब चीजें आराम से एक बार नजर मार लें इनको। फिर करते हैं आज का लेसन स्टार्ट, आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किसी क्रिस्टल का निर्माण किस प्रकार से होता है। क्रिस्टल, बार बार मैं एक क्रिस्टल शब्द यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी पूरा का पूरा ठोस। क्रिस्टल शब्द का मतलब क्या है? पूरा का पूरा ठोस। जैसे ये दीवार है तो ये पूरा एक क्रिस्टल है, ये फर्श है, ये पूरा का पूरा एक क्रिस्टल है। ठीक है दोस्तों, तो आप किसी एक क्रिस्टल का निर्माण आज करने सीखने जा रहे हैं। तो क्रिस्टल का निर्माण करें इससे पहले आपको एक वर्ड सीखना पड़ेगा कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। क्रिस्टल जालक सीखेंगे अपने पहले। चलिए, क्रिस्टल जालक सीखने के लिए इधर आ जाओ और अपने जिस रूम में बैठे हो उस रूम का फर्श देखो अच्छे से। आपका रूम इस तरीके से और उसका ये वाला फर्श है और इसके अंदर ऐसे टाइलें लगी हुई हैं। हो सकता है आपके फर्श पे ईंटें लगी हो सकता है आपके फर्श पे मार्बल लगा हो। तो ये जो है, ये फर्श जो है, इस पर ये टाइलें लगी हुई मैं मान रहा हूं। आप क्या करें, इन टाइलों पर, हर एक टाइल पर एक बीचों बीच में एक बिंदु लगा डालें। यूं बिंदु लगा लें। ठीक है बच्चों, तो आप हर टाइल के बीचों बीच में एक बिंदु लगा लेंगे। हम सीखने जा रहे हैं कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो हर टाइल पर आपने एक बिंदु लगा लिया। तो अब आप टाइलों को भूल करके बिंदुओं को देखोगे ना, तो ये बिंदु हमें इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, ये बिंदु हमें इस तरीके से दिखाई देंगे। तो ये जो बनी है संरचना, इससे ये वाली जो संरचना बनी है, इस संरचना को मैं कह रहा हूं क्रिस्टल क्रिस्टल जालक। क्या कहता हूं? क्रिस्टल जालक कहता हूं। तो क्रिस्टल जालक क्या हो गया? कहता है कि यदि किसी क्रिस्टल में, ये पूरा एक क्रिस्टल था, इस क्रिस्टल में अवयवी कणों, अवयवी कण इसके क्या थे? टाइल थे। अभी टाइल थी, अभी अपने केमिस्ट्री पर भी चलेंगे कि वहां अवयवी कण क्या होंगे। लेकिन एक बार मैं सिर्फ फर्श एग्जांपल लिया है तो मैं सिर्फ फर्श की बात करता हूं। फर्श के अंदर ये जो टाइलें थी, ये इसके अवयवी कण थे जिनसे ये फर्श बना हुआ था। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यदि अवयवी कणों को क्या किया जाए? बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो बनने वाली संरचना को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हमें एक क्रिस्टल जालक की बात पता लगी। वन बाय वन हम सारी डेफिनेशंस लिखेंगे। पहले आप ये समझ गए कि मैंने क्या किया, किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों को बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया, तो जो संरचना बनी उसको मैं कह रहा हूं क्रिस्टल जालक। ठीक है बच्चों, एक बात होगी। अब इधर देखेंगे क्या हुआ कि जब मैंने ये क्रिस्टल जालक बनाया ना, तो मुझे ये बिंदु बनाने पड़े। इन बिंदुओं को मैं क्या कहता हूं? इन बिंदुओं को मैं कहता हूं जालक बिंदु। क्या कहता हूं मैं बच्चों? जालक बिंदु, या मैं इसको कहता हूं जालक स्थल। क्या कहता हूं? जालक बिंदु या जालक स्थल कहता हूं। ठीक है, अवयवी कणों को बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया। ये बिंदु जो है वो क्या है? इनको हम जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। और इन बिंदुओं के समूह को, एक बिंदु को तो जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं, लेकिन इस बिंदुओं का जो समूह है, बहुत सारे बिंदु जो बन गए हैं, इनको हम क्या कहते हैं? आकाशीय जालक कहते हैं। जालक बिंदुओं के समूह को, जालक बिंदुओं के समूह को जो है वो क्या कहा जाता है? आकाशीय आकाशीय जालक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब तक क्रिस्टल जालक, जालक बिंदु या जालक स्थल, आकाशीय जालक, इतनी बातें हमें पता लगी है। चलिए, अब मुझे अगर इससे वापस ये बनाना हो, इससे वापस ये बनाना हो, तो मैं क्या करूंगा कि हर बिंदु पर, हर बिंदु के ऊपर क्या रखूंगा? एक टाइल रख दूंगा। इस तरीके की, ये मेरे पास टाइल है, इस टाइल को रख दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है? टाइल है। इस टाइल को अगर मैं हर जालक बिंदु के ऊपर रख दूंगा, ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, तो ये वापस क्रिस्टल का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये जो टाइल है ना, इस टाइल को मैं क्या कहता हूं? इस टाइल को मैं इंग्लिश में कहता हूं बेसिस। क्या कहता हूं? बेसिस। और इसको हिंदी या इंग्लिश में कहते हैं हम, क्या कहते हैं? मोटिफ। क्या कहते हैं? मोटिफ। मोटिफ कहते हैं।
इंग्लिश में भी इसको मोटिफ ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास जालक बिंदु, इस जो ये टाइल रखी गई है, जालक बिंदु के ऊपर जो टाइल रखी गई है जिससे इस क्रिस्टल का निर्माण हुआ है, इसको मैं क्या कह रहा हूं, मोटिफ, या फिर इसको कहता हूं बेसिस। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास अभी तक 3-4 बातें आ चुकी हैं। अब क्या हुआ कि अगर इस मोटिफ को, पहले मैं इस मोटिफ को सल्टा लेता हूं, क्या कि मोटिफ जो है ना, आप गौर करना कि ये मोटिफ जो है वो क्या होना चाहिए बच्चों, एक तो समान आकृति का होना चाहिए, समान आकार का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आपके पास समान ज्यामिति का होना चाहिए जो आपके पास मोटिफ है। आपके घर में जो टाइल लगी हुई है उसको देखो तो आपको पता लगेगा कि यार वो सारी टाइलें जो है ना आकार में, आकृति में एक जैसी हैं। ऐसा नहीं है कि पहली टाइल जो है वो चौरस है, फिर गोल है, फिर त्रिकोणी है, ऐसा नहीं है। सबकी ज्यामिति क्या है, एक जैसी है। तो इसका मतलब मोटिफ जो होता है, इसकी विशेषता ये है कि ये क्या होनी चाहिए, समान आकृति की होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरी बात और क्या होना चाहिए इसके अंदर, इसका जो है समान त्रिविमीय विन्यास होना चाहिए, या समान त्रिविम विन्यास होना चाहिए। इस शब्द का मतलब क्या है कि समान त्रिविम विन्यास होना चाहिए। इस शब्द का मतलब यह है कि जैसे आपने पहले तो जब फर्श बनाया तो पहली टाइल तो रखी यूं, दूसरी टाइल भी आप ऐसे ही रखोगे, इसका विन्यास नहीं बदलोगे। विन्यास बदलने का मतलब ऐसा नहीं कि पहली टाइल ऐसे रख दो दूसरी ऐसे रख दो तो आपका फर्श नहीं बनेगा। आपको पहली टाइल जैसे रखी है वैसे के वैसे ही दूसरी टाइल रखनी पड़ेगी, तब फर्श बनेगा। यहां नहीं बनेगा, यहां बनेगा। मतलब इसका और इसका विन्यास जो है वो कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो मोटिफ है या बेसिस जो है, इनकी समान आकृति होनी चाहिए और समान त्रिविम विन्यास होना चाहिए। जैसे पहली टाइल रखी हुई है वैसे ही दूसरी टाइल रखी होनी चाहिए। ये तो मोटिफ की विशेषता है भाई। चलिए, तो ये बातें होगी अपने पास मोटिव के बारे में। पहले क्रिस्टल जालक हो गया, फिर जालक बिंदु या जालक स्थल हो गए, आकाशीय जालक हो गया, और ये सारी बातें हैं। अब अपने इस सारों को ले लेते हैं केमिस्ट्री पर। क्या करते हैं, केमिस्ट्री पर ले लेते हैं। इधर देखें भाई, पहले मैं क्या करता हूं, क्रिस्टल जालक की ही परिभाषा लिखता हूं। क्रिस्टल जालक की परिभाषा लिखता हूं। देखें, क्रिस्टल जालक, देखें क्रिस्टल जालक जो है वो अपने पास इसकी परिभाषा क्या होती है क्रिस्टल जालक की, कहता है यदि किसी क्रिस्टल में क्या हो कि अवयवी कणों को बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाए। किसके रूप में, बिंदुओं के रूप में, या बिंदु के अवयवी कणों को बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित किया जाए, तो बनने वाली संरचना को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास हो गई क्रिस्टल जालक की परिभाषा। मैंने कहा था ये टाइल्स है, टाइल के ऊपर एक बिंदु लगा दो तो इसका मतलब है कि ये जो बिंदुओं को आप देखो, अब टाइल्स को मत देखो, तो ये संरचना हमें ऐसी दिखाई देगी। इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो संरचना बनी है इसको हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। और ये जो बिंदु लगाए हैं इनको हम जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। इनके समूह को आकाशीय जालक कहते हैं। और इन बिंदुओं पर जो आपने कण रखा है, जो अवयवी कण रखा है, यहां पर क्या रखी है, टाइल, तो उसको हम कहते हैं मोटिफ। ठीक है, चलिए अब आपके पास दूसरी जो परिभाषा आने वाली है वो क्या आने वाली है कि आप जालक बिंदु या जालक स्थल किसको कहते हैं। जालक बिंदु या जालक स्थल किसे कहते हैं, ये लो जालक बिंदु। चलिए ये देखो बच्चों, अगर इस जालक बिंदु या जालक स्थल को देखो तो ये बिंदु क्या कर रहा है, इस टाइल को प्रदर्शित कर रहा है। ये वाला बिंदु इस टाइल को प्रदर्शित कर रहा है, ये वाला बिंदु इस टाइल को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और इसकी स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है कि यहां पर एक टाइल होगी, यहां पर एक टाइल होगी, एक टाइल यहां पर होगी, एक यहां पर होगी। मतलब अवयवी कणों की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले जो ये बिंदु हैं उन्हीं बिंदुओं को हम जालक बिंदु कहते हैं। ये बिंदु क्या कर रहे हैं
इस क्रिस्टल में जो अवयवी कण हैं उनकी स्थितियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इन्हीं बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। तो मैं जालक बिंदु की परिभाषा लिख रहा हूं, गौर करना बच्चों। क्या होगा जालक बिंदु? कहता है कि किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? को जालक बिंदु कहते हैं, या इसे हम जालक स्थल भी कहते हैं। तो आप यूं लिख लेंगे, किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं को जालक बिंदु कहा जाता है, या इन्हें हम जालक स्थल कहते हैं। ये बिंदु इन अवयवी कणों मतलब इन टाइलों की स्थिति को बता रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे इस जो जालक बिंदु या जालक स्थल है, इनके अभिलक्षण क्या है? इसके अभिलक्षण क्या है? तो आप देखोगे इसमें पॉइंट नंबर 1 समझ में आता है। क्या? कि ये जो जालक बिंदु है ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? टाइल को। हर बिंदु क्या कर रहा है? एक टाइल को प्रदर्शित कर रहा है। अब केमिस्ट्री में वो टाइल की जगह क्या होगा? टाइल की जगह वो परमाणु हो सकता है, वो अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। ठीक है, तो पहली लाइन तो ये कि प्रत्येक जालक बिंदु या जालक स्थल क्या करता है? अवयवी कण, उस क्रिस्टल के अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। उस क्रिस्टल के अवयवी कणों को प्रदर्शित करता है। अवयवी कणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है भाई, ये आप प्रदर्शित करता है। इस बिंदु को देखते हो तो आपको पता लगता है कि यहां पर एक टाइल थी, यहां पर एक टाइल थी। ठीक है, तो ये अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। और दूसरा पॉइंट कि ये अवयवी कण क्या हो सकते हैं बच्चों? ये अवयवी कण, जैसे मैंने अभी बताया कि अभी तो यहां तो आपके पास अवयवी कण जैसे टाइल है, वो ईंट भी हो सकती है, वो मार्बल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अब आपके पास क्या हो सकता है? केमिस्ट्री में क्या हो सकते हैं अवयवी कण? अभी जब हमने पिछले 6 एपिसोड पढ़े तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो अवयवी कण है वो हमारे पास कोई परमाणु हो सकता है, या आपके पास कोई अणु हो सकता है, या आपके पास कोई आयन हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो प्रत्येक जालक बिंदु या जालक स्थल उस क्रिस्टल के अवयवी कणों को प्रदर्शित करता है, और ये अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात भी आपने सीख ली। अब तीसरी बात देखेंगे, अगर इन जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से जोड़ दिया जाए। यहां पर मैंने क्या किया है कि जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से जोड़ दिया, तो अब ये जब सीधी रेखा से जोड़ दिया तो ये ज्यामिति कैसी बन रही है? जैसे इस क्रिस्टल की ज्यामिति थी। अरे जैसा क्रिस्टल दिखाई दे रहा था वैसे ये दिखाई देने लग गया ना। तो क्या होगा कि यहां पर यदि, क्या लिख रहा हूं मैं? यदि क्या किया जाए? जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए बच्चों? सीधी रेखा से। इसको सीधा ऐसे जोड़ दिया, इसको सीधा ऐसे जोड़ दिया, इसको सीधा ऐसे जोड़ दिया, सीधा। ठीक है, सीधी रेखा से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? क्रिस्टल जालक की ज्यामिति बनती है। क्रिस्टल जालक की क्या बन जाती है? ज्यामिति बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके पास क्रिस्टल जालक के 3 पॉइंट, जालक बिंदु के 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो अगर आपसे एक क्वेश्चन है मतलब आपकी एनसीईआरटी की बुक का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 1.10। कौन सा क्वेश्चन है? पाठ्य निहित प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? पाठ्य निहित प्रश्न। वो आपका यहां पर सॉल्व हो रहा है। क्या प्रश्न था? प्रश्न ये है कि जालक बिंदु या जालक स्थल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की स्थिति प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं को जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं।
प्रत्येक जालक बिंदु उस क्रिस्टल के अवयवी कणों को प्रदर्शित करता है। ये अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। यदि इन जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से जोड़ दिया जाए तो उस क्रिस्टल जालक की ज्यामिति का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक पॉइंट हो गया, क्रिस्टल जालक पॉइंट हो गया है कंप्लीट। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि मोटिफ, मोटिफ तो तब है जब आप टाइल ले रहे हो। इसका मतलब यहां पर ये मोटिफ क्या हो गए, परमाणु, अणु या आयन हो गए। आपने इसकी जगह क्या रखा, टाइल नहीं रखी। ये तो टाइल तो आपको कमरे का एग्जांपल लेकर के समझाया तब रखी, लेकिन वास्तव में क्या रखा होगा, परमाणु होगा, अणु होगा या आयन होगा। तो यहां पे मोटिफ क्या होंगे, परमाणु, अणु या आयन होंगे। ठीक है, और जो भी होंगे उनकी ज्यामिति समान होगी, उनके त्रिविम विन्यास समान होगा। ठीक है, और तो और जो बीच वाले मोटिफ होंगे इसके चारों तरफ का वातावरण एक जैसा होगा। जैसे इसके चारों तरफ देखो ये सारे के सारे अवयवी कण हैं, इसके चारों तरफ भी टाइलें हैं। ठीक है, सतह वालों के चारों तरफ टाइलें नहीं होगी। इसके इस साइड टाइल है, टाइल है, टाइल है, टाइल है, टाइल है, लेकिन यहां टाइल नहीं है। सतह वालों को छोड़ करके जो बीच में है उसके चारों तरफ का वातावरण एक जैसा ही होगा। इसका भी एक जैसा ही है, इसका भी एक जैसा ही है। सतह पे आ गया, सतह पे आ गया, सतह पे आ गया, तो सतह वालों का अलग होगा। बीच वाले अवयवी कणों का जो वातावरण है, बीच वाले जो मोटिफ है, उनका चारों तरफ का वातावरण एक समान होता है। ठीक है, और आकाशीय जालक किसको कहते हैं, जालक बिंदुओं के समूह को आकाशीय जालक कहते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, त्रिविम में होते हैं। किसी क्रिस्टल में ये कैसे होते हैं, त्रिविम विन्यास में या त्रिविम व्यवस्था में होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहां पर तो मैंने दो ही विमा बनाई है, जैसे या तो लंबाई बनाई है या चौड़ाई बनाई है, लेकिन जो क्या होगा कि जब क्रिस्टल के जालक बिंदु बनेंगे तो वो क्रिस्टल के जालक बिंदु यहां भी होगा, यहां भी होगा, इधर भी होगा, आगे भी होगा, पीछे भी होगा। तो त्रिविम में जो है जालक बिंदु या अवयवी कणों की व्यवस्था होगी। ठीक है बच्चों, तो इसका ले लें आप एक स्क्रीनशॉट और फिर अपने दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, क्या, एकक कोष्ठिका। चलिए, ये हो गया भाई कंप्लीट, इसको करता हूं मैं साफ। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं एकक कोष्ठिका। अब मैंने आज आपको कहा कि अगर आपको आज की क्लास पढ़नी है तो आप अपने रूम को अच्छी तरीके से देखते जाओ, बस आपको सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। क्या करना है अब हमें, पहले हमने फर्श को देखा, अब आप देखो दीवार को। अगर आप अपने कमरे की किसी दीवार को देखोगे तो आपको एकक कोष्ठिका समझ में आ जाएगी। एकक कोष्ठिका समझ में आ जाएगी। देखो एकक कोष्ठिका क्या है, आपने दीवार को देखा, दीवार में क्या है, ईंट है, और उस ईंट के त्रिविम में पुनरावृत्ति से पूरी दीवार बनी है। क्या मतलब कि आपने ईंट ऐसे लगाई, आपके घर में जो मिस्त्री लगा था उसने ईंट ऐसे लगाई, फिर इधर लगाई, फिर इधर लगाई, आगे लगाई, फिर इधर लगाई, ऊपर लगाई, नीचे भी लगी हुई ईंटें, ऊपर भी लगी। तो इसका मतलब एक ईंट के चारों तरफ ईंटें लगी हैं त्रिविम में, मतलब लेफ्ट राइट आगे पीछे सारी जगह ईंटें लगी हैं, और फिर एक पूरी दीवार खड़ी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो पूरा क्रिस्टल है, ये दीवार जो पूरा क्रिस्टल है, उसके अंदर एक छोटा सा भाग है ईंट, जिसके त्रिविम में, त्रिविम का मतलब होता है तीनों विमाओं में बार बार पुनरावृत्ति होने से। ऐसा तो है नहीं एक बार ईंट रख दी तो सारी दीवार बनेगी, नो, बार बार रिपीट हुई है, एक ईंट फिर ईंट फिर ईंट फिर ईंट, मतलब रिपीट हो रही है ईंट। तो उससे जो है पूरे क्रिस्टल का निर्माण हुआ है। तो जो ईंट है ना, उसी ईंट को हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक बार परिभाषा बोल रहा हूं, आपको मिस्त्री दिखाई देना चाहिए, वो ईंट दिखाई देनी चाहिए। क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि किसी क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब दीवार का वह सूक्ष्मतम भाग, मतलब ईंट, जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति से, त्रिविम में पुनरावृत्ति से, एक दो इधर इधर इधर, त्रिविम में पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उस सूक्ष्म भाग को हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। चलिए मैं लिखता हूं परिभाषा एकक कोष्ठिका की, आप भी साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे, लिख लेंगे। क्या कहूंगा कि किसी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम भाग, किसी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम भाग जिसके त्रिविम में पुनरावृत्ति से, त्रिविम में पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है,
संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एकक कोष्ठिका की परिभाषा समझ में आएगी कि किसी क्रिस्टल दीवार का वह सूक्ष्म भाग ईंट जिसके त्रिविम में पुनरावृत होने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है एकक कोष्ठिका कहलाती है या एकक कोष्ठिका कहते हैं। याद हो गया ना, याद होना चाहिए साथ के साथ, और पिक्चर बननी चाहिए। जैसे मैं कहता हूं किसी क्रिस्टल दीवार उसके सूक्ष्म भाग ईंट पुनरावृत्ति दिखाई देना चाहिए। मिस्त्री लगा रहा है, इधर 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 लगा रहा है। ठीक है, तो संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उस सूक्ष्म भाग को हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। चलिए, अब आपको क्या करना है, इस एकक कोष्ठिका के अभिलक्षण लिखने हैं। एकक कोष्ठिका के क्या लिखने हैं? अभिलक्षण। अब अभिलक्षण देखें भाई, क्या होंगे एकक कोष्ठिका के अभिलक्षण? अभिलक्षण जो है वो इस प्रकार से होंगे कि आपको मैं बार बार कह रहा हूं ईंट, तो वो ईंट कुछ इस प्रकार की होगी। ईंट ऐसी होगी ना, ठीक है। अब इस ईंट को अगर आप गौर से देखें तो इस ईंट के अंदर ना कुछ लंबाइयां कुछ चौड़ाई अलग अलग इसकी हैं। जैसे मैं कहूं कि ये एक क्रिस्टल है तो इसके अंदर ये एक लेंथ है, आप देख रहे हैं, एक ये वाली चौड़ाई है, एक ये वाली लंबाई है। ठीक है, इसका एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये, इन कोणों की लंबाइयां हैं। इस कोने की लंबाई को मैं कह देता हूं ए, ये देखो मैंने लिख दिया ए। इस कोने की लंबाई को मैं कह देता हूं बी, और इस कोने की लंबाई को मैं कह देता हूं सी। ठीक है, तो आप देखो ये जो पूरा ये कॉर्नर जो दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर ये कोना और ये कोना। ठीक है, ये किनारा, कोना नहीं किनारा, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा, ये तीन किनारे जो है इसकी लंबाइयां हैं। अगर आपको यहां नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम और कर सकते हैं। क्या करो, आप अपने घर के एक कोने को देखो, एक कोने को देखा तो उस कोने के अंदर मेरे को दिखाई दे रहा है एक तो ऐसी लंबाई है, एक ऐसे लंबाई है और एक ऐसे लंबाई है। ठीक है, तो किसी कोने के साथ तीन किनारों की ये लंबाइयां हैं। ये जो लंबाइयां हैं वो तीन पैरामीटर हो जाते हैं एक कोष्ठिका के। ठीक है, तो मैं पहले यहां पर 2 नंबर पॉइंट लगा रहा हूं, 1 नंबर पॉइंट अभी लिखूंगा, ठहरो। देखो पहले 2 नंबर पॉइंट समझते हैं। कहता है किसी एकक कोष्ठिका के 3 कोनों की लंबाइयां, 3 कोनों की लंबाइयां, 3 कोने नहीं 3 किनारों की लंबाइयां, 3 किनारों की लंबाइयां कौन क्या? ए, बी और सी। ठीक है, तो ये तो 3 तो लंबाइयां हो जाती हैं। आपके पास जो एकक कोष्ठिका बनाई है इसकी क्या विशेषता हो सकती है कि 3 तो इसके अंदर इसके 3 कोणों की तो ये लंबाइयां होती है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, 3 लंबाइयां होती हैं। ठीक है, और फिर देखो तीसरा पॉइंट है कि ये 3 जो है इसके क्या होते हैं? कोणे। अब क्या कह रहा हूं मैं कि इन लंबाइयों, इन किनारों के मध्य बने 3 कोण, इन किनारों के मध्य बने 3 कोण। कौन कौन से? इधर देखें कि मैंने लिखा बी और सी, बी और सी, ये दिखाई दे रहा है ना आपको? इन दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है इस कोण को नाम दे रहा हूं मैं अल्फा। ठीक है, और सी, ये वाली सी और ये ए, यहां पर इन दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है उसको मैं कह रहा हूं बीटा। कौन सा कोण दे रहा हूं? बीटा। ये वाला बीटा हो गया। अब ये वाला ए और ये वाला क्या है? बी, इन दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है इसको मैं कहता हूं गामा। ठीक है, तो बी और सी के बीच में अल्फा, ए और सी के बीच में बीटा, ए और बी के बीच में गामा, 3 कोण हो रहे हैं। ठीक है, इन किनारों के मध्य बनने वाले कोण जैसे अल्फा, अल्फा किसके मध्य है? अल्फा है बी व सी के मध्य। इसी प्रकार से एक कोण क्या है? बीटा, बीटा किसके बीच में बन रहा है? बीटा बन रहा है ए व सी के मध्य। और इसी तरीके से तीसरा कोण कौन सा है? गामा, गामा जो है वो किसके बीच में बन रहा है? ए व बी के मध्य बना कोण। ये 3 जो है, 3 इसकी लंबाइयां होती हैं, 3 कोण होते हैं, अल्फा बीटा गामा, लंबाइयां होती हैं ए बी सी।
ये तीन लंबाइयां और तीन कोण जो है, पॉइंट नंबर 1 में लिख रहा हूं कि किसी एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 6 पैरामीटर होते हैं। ठीक है, अब ये 6 पैरामीटर मैंने जो शब्द यूज किया है, इन 6 पैरामीटरों का मतलब क्या है कि 3 लंबाइयां और 3 कोण। इसको पैरामीटर कहने का क्या मतलब है? पैरामीटर कहने का मतलब है कि अगर मैं ये बी लंबाई को कम कर दूं तो ये डिब्बा ऐसा हो जाएगा, अगर मैं सी लंबाई को बढ़ा दूं तो ये डिब्बा ऐसा हो जाएगा, अगर मैं इस ए लंबाई को बढ़ा दूं तो ये डिब्बा इधर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 3 लंबाइयां है ना, ये ऐसे मान हैं जिसके बदलने से एक कोष्ठिका का प्रकार बदल जाएगा। मतलब वो या तो लंबी हो जाएंगी या चौड़ी हो जाएंगी या ऊंची हो जाएंगी, वो उसकी प्रकृति जो है वो बदल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे मान जिनके बदलने से एक कोष्ठिका की प्रकार बदल जाता है उनको हम पैरामीटर कहते हैं। तो 3 तो लंबाइयां हैं जो इसका प्रकार बदल सकती हैं और 3 कोण हैं। सपोज करो ये जो मेरे पास मान लो अल्फा कोण है, अभी तो ये 90 डिग्री का है, अगर ये मैं कम कर दूं 45 का कर दूं तो ये डिब्बा ऐसे झुक जाएगा ना। जैसे मैं कह रहा था कि भाई आपके कमरे के जो कोण है, हर भुजा जो है कमरे के अंदर 90 डिग्री पर बनी हुई है। अगर वो 45 डिग्री का हो जाए, मान लो ये भुजा और ये भुजा के मध्य ये जो कोण है ये 45 डिग्री का हो जाए, तो कमरा ऐसे नहीं झुक जाएगा क्या? है ना? तो इसका मतलब कोण बदलने से क्या हो रहा है? एक कोष्ठिका का प्रकार बदल रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इन तीनों को भी हम कहेंगे पैरामीटर और इन तीनों को भी कहेंगे पैरामीटर। तो किसी एक कोष्ठिका के कितने पैरामीटर हुए बच्चों? 6 पैरामीटर हो गए। ठीक है, और जो ये 3 लंबाइयां हैं, ये 3 लंबाइयां जो है ए बी सी, ये परस्पर लंबवत हो भी सकती हैं, लंबवत हो भी सकती हैं और नहीं भी। मैंने भी बताया कि ये परस्पर आपस में 90 डिग्री, अगर कमरे के सारे देखोगे तो तीनों भुजाएं एक दूसरे के लंबवत है, लेकिन मैंने कहा कि ये कोण बदल सकते हैं। अगर कोण बदले, कोई 45 हो गया कोई 60 हो गया, तो कोण बदलेंगे तो वो तीनों जो है आपस में लंबवत नहीं रहेंगी। हो सकती हैं लेकिन जरूरी नहीं है, वो चेंज भी हो सकती हैं। तो आपको अगर जो है एक क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही है, मतलब पाठ्यनीति प्रश्न है 1.11, वो कहता है कि जाल एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर क्या होते हैं बताइए। तो आप कहेंगे पहले एकक कोष्ठिका की परिभाषा लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो रहने दो। एकक कोष्ठिका की परिभाषा पूछे तो किसी क्रिस्टल का वह सूक्ष्म भाग जिसके त्रिविम में पुनरावर्त होने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, एकक कोष्ठिका कहलाती है। फिर आप लिखोगे इसके अभिलक्षण, तो आप कहोगे कि इसके 6 पैरामीटर होते हैं। 3 तो इसके किनारों की लंबाइयां ए बी सी जो परस्पर लंबवत हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती, और 3 कोण, इन किनारों के मध्य बनने वाले कोण, अल्फा बी सी के मध्य, बीटा ए सी के मध्य, गामा ए बी के मध्य बनने वाले कोण। तो ये 6 पैरामीटर होते हैं। तो ये बार बार मैं घनीय संरचना बना रहा हूं, तो एक बार मैं बोर्ड पर भी बना करके देख लेता हूं। तो बोर्ड पर घन कैसे बनाते हो बच्चों? आप बोर्ड पर घन इस प्रकार से बनाते हो, एक यूं डिब्बा बना करके ऐसे, और इस लंबाई को ऐसे जोड़ देते हो, ऐसे जोड़ देते हो, ऐसे जोड़ देते हो, ऐसे जोड़ देते हो, ये घन बन जाता है। अब इस घन का ये जो बिंदु है, ठीक है, इसके साथ 3 लंबाइयां हैं। कौन कौन सी? एक तो ये लंबाई है, एक ये वाली लंबाई है, एक ये लंबाई है। ठीक है, तो इस लंबाई को मैं कह रहा हूं ए, इधर वाली लंबाई को मैं क्या कह रहा हूं? ए। ये लंबाई है मेरे पास ए, ये वाली है बी और ये वाली क्या है? सी। ठीक है, और ये किस अलग अलग अक्ष में है? आप देखें कि ये इधर अक्ष में है, ये इधर वाले अक्ष पर है, ये इधर वाले अक्ष पर है। अगर मैं इसको एक्स अक्ष मान लूं, ये वाई मान लूं और ये जेड मान लूं, तो ये 3 अक्षों पर है अलग अलग। ठीक है, अब ये जो आपके पास 3 लंबाइयां होगी, इनके मध्य बढ़ने वाले कोण, जैसे आपके पास बी और सी के मध्य बढ़ने वाला जो कोण होगा, वो कोण क्या होगा? उसका नाम मैं रख रहा हूं अल्फा। ये देखो, ये बी लंबाई, ये सी लंबाई, इनके मध्य बढ़ने वाला कोण अल्फा। और ए और सी के बीच में बीटा, ए और बी के बीच में ये बड़ा, ये हो गया गामा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने 6 पैरामीटर ये बना करके भी बता दोगे तो एक कोष्ठिका हो जाएगी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1.11 जो है पाठ्यनिहित प्रश्न था। ये कौन सा प्रश्न था? पाठ्यनिहित प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से एक कोष्ठिका भी हुई आपकी कंप्लीट। इसका ले लें स्क्रीनशॉट। और अब अगले एपिसोड में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि एक कोष्ठिकाएं कितने प्रकार की होती हैं।
ठीक है, और उनकी 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय।